नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आप समझते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज़ वेरी अनकॉमन, यानी जो सामान्य समझ है वो लोगों में बहुत कम पाई जाती है। तो यहाँ पर थॉमस पेन ने एक लंबा सा ट्रीटाइज लिखा है कॉमन सेंस पर, जिसके कि 2 चैप्टर हैं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिलेबस में हैं 4th सेमेस्टर में। आज हम उसको पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता नहीं क्यों टफ लग रहा है, अभी मेरे साथ पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, ऑफ द ओरिजिन एंड डिज़ाइन ऑफ गवर्नमेंट। ओरिजिन माने पैदाइश, जन्म, और डिज़ाइन मतलब कि किस तरीके का डिज़ाइन है और गवर्नमेंट सरकार का इन जनरल सामान्य रूप से, विद कंसाइज माने ब्रीफ रिमार्क्स टिप्पणियाँ ऑन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंग्लैंड के संविधान पर। तो यहाँ इस चैप्टर में वो बताएगा कि गवर्नमेंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे पैदा हुआ और किस तरीके का इसका डिज़ाइन माने रूप कह सकते हैं आप, सामान्य रूप तौर पर इसका क्या रूप है, और वो कुछ टिप्पणियाँ करेगा इंग्लैंड के संविधान पर। तो पहला इसका देखिए, जो पहला पैराग्राफ है, सम राइटर्स हैव सो कन्फाउंडेड सोसाइटी विद गवर्नमेंट। सम राइटर्स, कुछ लेखकों ने, हैव सो कन्फाउंडेड यानी इतना कंफ्यूज कर दिया है सोसाइटी विद गवर्नमेंट, समाज को सरकार के साथ, यानी समाज और सरकार इन 2 शब्दों को बहुत कंफ्यूज कर दिया है, आपस में इतना मिला दिया है, एज टू लीव लिटिल और नो डिस्टिंक्शन, कि उन्होंने, लिटिल माने होता है ना के बराबर, और नो डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन फर्क होता है, कि उन्होंने कोई फर्क ही नहीं छोड़ा है बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, इन दोनों शब्दों के बीच में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। वेयर एज, जबकि दे आर नॉट ओनली डिफरेंट, वो दोनों शब्द ना केवल अलग हैं, बट हैव डिफरेंट ओरिजिन्स, बल्कि उनके अलग अलग पैदाइश भी है, उनका जन्म भी अलग अलग तरीके से हुआ है। सोसाइटी इज प्रोड्यूस्ड, समाज को पैदा किया गया है, बाय आवर वांट्स, वांट्स माने होती हैं ज़रूरतें, तो समाज को हमारी ज़रूरतों ने पैदा किया है, एंड गवर्नमेंट बाय आर विकेडनेस, और सरकार को हमारी दुष्टता ने पैदा किया है। हम सभी दुष्ट होते हैं, मतलब हम जो ह्यूमन नेचर होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक डेविल हमारे अंदर होता है और एक गॉड हमारे अंदर होता है। तो पैदाइशी हम सब लोग विकेड होते हैं, और दूसरा वांट्स, हम सबकी ज़रूरतें होती हैं। तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज का जन्म हुआ, और हमारी दुष्टता ने सरकार को जन्म दिया। द फॉर्मर माने पहला, यानी कि सोसाइटी, समाज, प्रमोट्स माने आगे बढ़ाता है, आर हैप्पीनेस हमारी खुशियों को, हमारी प्रसन्नता को, पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से, बाय यूनाइटिंग माने जोड़कर, आर अफेक्शंस माने हमारे प्रेम संबंधों को, तो समाज में हम एक दूसरे से प्रेम के साथ जुड़े होते हैं, तो इससे खुशी बढ़ती है हमारी। द लेटर, और बाद वाला, यानी कि सरकार, सरकार क्या करती है, निगेटिवली नकारात्मक रूप से, बाय रेस्ट्रेनिंग माने नियंत्रित करके, आर वाइसेस हमारे दुर्गुणों को, जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, दुष्टताएं हैं, उनको सरकार नकारात्मक रूप से कंट्रोल करती है। द वन, पहला, यानी कि सोसाइटी, एनकरेजेस माने प्रोत्साहित करता है, सोशल सामाजिक, इंटरकोर्स मतलब आपस में मिलना जुलना, तो सामाजिक रूप से हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसको कौन एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, सोसाइटी। द अदर क्रिएट्स डिस्टिंक्शन, द अदर दूसरा, यानी कि जो गवर्नमेंट है, क्रिएट्स माने पैदा करती है, डिस्टिंक्शन माने भेदभाव, तो जो सरकार है वो हमें भेद करती है। द फर्स्ट इज अ पैटर्न, जो पहला है यानी कि जो समाज है, इज अ पैटर्न माने संरक्षक होता है, तो समाज हमारा संरक्षक है। द लास्ट, यानी कि दूसरा, यानी कि सरकार, अ पनिशर, वो एक दंड देने वाला है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया ना पहला पैराग्राफ, कि जो समाज है वो हमारी ज़रूरतों ने बनाया है, सरकार हमारी दुष्टता ने बनाया है, समाज भी हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाता है और सरकार भी बढ़ाती है, लेकिन समाज पॉजिटिवली बढ़ाता है, लेकिन और जो सरकार है वो निगेटिवली हमको कंट्रोल करके बढ़ाती है, और समाज हमारा संरक्षण करता है और सरकार हमें दंड देती है, कानून बनाती है। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ देखिए।
सोसाइटी इन एवरी स्टेट, यानी समाज हर तरीके से, हर कंडीशन में, इज अ ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है। बट गवर्नमेंट, लेकिन सरकार, इवन इन इट्स बेस्ट स्टेट, चाहे वो अपनी सर्वोत्तम अवस्था में हो, इज बट अ नेसेसरी इविल, वो केवल आवश्यक बुराई है। समाज ब्लेसिंग है, लेकिन जो सरकार है वो केवल एक आवश्यक बुराई है, उसको आप ब्लेसिंग नहीं बोल सकते। इन इट्स वर्स्ट स्टेट, और अगर उसकी सबसे बुरी दशा स्थिति हो तो एन इनटॉलरेबल वन, तो वो बड़ी असहनीय हो जाती है। कुछ सरकारें बड़ी तानाशाही होती हैं, जैसे हिटलर की सरकार थी, हिटलर भी वो एक टाइप की गवर्नमेंट ही तो है, तो वो इनटॉलरेबल हो जाता है। भाई यहूदी लोग जो वहाँ के निवासी थे, उनका भी वो रूलर था, उनके लिए भी वो सरकार था, लेकिन उनके लिए वो इनटॉलरेबल हो गया। तो वो वर्स्ट फॉर्म थी गवर्नमेंट की। For when we suffer or are exposed to the same miseries by a government, which we might expect in a country without government, our calamity is heightened by reflecting that we furnish the means by which we suffer. देखिए सेंटेंस आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अभी इसको समझिए, आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो सरकार है वो एक आवश्यक बुराई है, जबकि समाज एक हमारे लिए वरदान है। अब यहाँ से देखिए, इन इट्स वर्स्ट स्टेट एन इनटॉलरेबल वन, ये भी समझ में आ गया आपको। फॉर, क्योंकि, व्हेन वी सफ़र, जब हम कष्ट उठाते हैं, पीड़ित होते हैं, और आर एक्सपोज्ड टू द सेम मिजरीज, या फिर हमको वही कष्ट प्रभावित करते हैं। एक्सपोज टू मतलब हम एक्सपोज होते हैं, मतलब कि हमको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वही मिजरीज, वही कष्ट, बाय अ गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। विच, जो कि वी माइट एक्सपेक्ट, जिनकी हम उम्मीद कर सकते हैं, इन अ कंट्री विदाउट गवर्नमेंट, एक ऐसे देश में जहाँ कोई सरकार ना हो। आर कैलेमिटी, तो हमारी जो कैलेमिटी है, मतलब हमारा जो कष्ट है, इज हाइटेंड, और ज़्यादा बढ़ जाता है, बाय रिफ्लेक्टिंग, ये सोचकर, दैट के वी फर्निश, हम उपलब्ध करा रहे हैं, द मीन्स, संसाधन, बाय विच, जिनके द्वारा, वी सफ़र, हम कष्ट उठाते हैं। क्योंकि किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, वो हमसे टैक्स लेती है, तो सरकार को चलाने के लिए हम लोग खुद ही तो उसको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। राजा लोग अपने तरीके से कर वसूलते थे, इस वक्त सरकारें अपने तरीके से कर वसूलते हैं। कुछ ही गवर्नमेंट्स ऐसी हैं दुनिया में जहां कोई कर नहीं लिया जाता है ना, शायद सऊदी अरेबिया में टैक्स नहीं लिया जाता। तो लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऐसी हैं जहां कर लिया जाता, तो हमको ये सोचकर बड़ा कष्ट होता है कि भैया हम ही इनको पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और हम ही कष्ट उठा रहे हैं इनकी वजह से, इससे तो बिना गवर्नमेंट के ही अच्छे हैं, है ना। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। गवर्नमेंट लाइक ड्रेस, जो सरकार है ड्रेस की तरह ही, हमारी जो पोशाक हैं, जो कपड़े हैं हमारे, उनकी तरह ही, इज अ बैज, बैज माने पहचान, एक पहचान है, ऑफ लॉस्ट इनोसेंस, लॉस्ट माने जो खो गई, इनोसेंस माने मासूमियत। तो इसकी जो कहानी है बाइबल में मिलती है, अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट मेरे साथ पढ़ा है, हालांकि अब वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं। तो जो मनुष्य पैदा हुआ था, अगर अब चार्ल्स डार्विन का भी पढ़ें, अगर जो रिलीजियस थियरीज़ हैं उनमें ना जाएं, जो साइंटिफिक थियरीज़ हैं चार्ल्स डार्विन ने जो दी हैं, तो उनमें भी जाएं, तो यही हमें देखने को मिलता है कि शुरू में मनुष्य के पास कपड़े नहीं थे, वो इतना इनोसेंट था कि उसको लगता ही नहीं था कि वो नंगा है। तो जो कपड़े हैं वो एक सिंबल हैं, एक चिन्ह है कि हमारी मासूमियत खो गई। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी इस बात का प्रमाण है कि हम मासूम नहीं रहे, इनोसेंट नहीं रहे। द पैलेसेस ऑफ किंग्स, राजाओं के महल,
आर बिल्ट माने बने हुए हैं, अपॉन द रुइंस माने खंडहरों के ऊपर, ऑफ द बावर्स ऑफ पैराडाइज स्वर्ग के जो कुंज थे, है ना, खूबसूरत जो कुंज थे स्वर्ग के, उनके खंडहरों के ऊपर राजाओं के महल बने हुए हैं। यानी हम जिस कंडीशन में रहते थे ओरिजिनली वो पैराडाइज था, वो एक स्वर्ग था, तो वो हमसे जब छिन गया, बल्कि हमने अपने कर्मों से उसको खो दिया, तो राजाओं के महल खड़े हुए। फॉर, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। फॉर वर द इम्पल्सेस ऑफ कॉन्शियंस क्लियर, यूनिफॉर्म एंड इररेजिस्टिबली ओबेड, मैन वुड नीड नो अदर लॉ गिवर। बड़ी अच्छी बात कही है कि फॉर माने क्योंकि, वर द इम्पल्सेस माने भावनाएं, ऑफ कॉन्शियंस माने हमारी अंतरात्मा की, हमारे ज़मीर की, तो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारा जो अंतरात्मा है, हमारा ज़मीर है, वो क्लियर होता, साफ होता, यूनिफॉर्म होता, एक जैसा होता सबका, एंड इररेजिस्टिबली ओबेड, मतलब हम, रेजिस्ट क्या होता है, विरोध करना, और इररेजिस्टिबली ओबेड का मतलब बिना विरोध किए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते, हम अपने ज़मीर की बात मानते। मैन वुड नीड नो अदर लॉ गिवर, तो इंसान को किसी दूसरे कानून वेत्ता की ज़रूरत ही नहीं होती, है ना, किसी और कानून की क्या ज़रूरत है। हमारा जो ज़मीर है, हमारी अंतरात्मा ही इतना बड़ा लॉ गिवर है कि हम उसकी बात मान लें, किसी और कानून की ज़रूरत ही नहीं है। हर इंसान अपने ज़मीर की बात माने तो किसी कानून की ज़रूरत ही नहीं है। बट लेकिन दैट नॉट बीइंग द केस, ये बात तो हुई ही नहीं, है ना, हम लोगों ने अपने ज़मीर की बात ही नहीं मानी, तो क्या होता है, ही फाइंड्स इट नेसेसरी, उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है, टू सरेंडर अप माने देना, सरेंडर माने देना, अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी पूंजी का, अपनी संपत्ति का एक भाग, टू फर्निश माने उपलब्ध कराने के लिए, मीन्स माने संसाधन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेस्ट, प्रोटेक्शन माने संरक्षण, सुरक्षा, ऑफ द रेस्ट बाकी लोगों की। भैया हम इतने दुष्ट हैं, अपने ज़मीर की बात नहीं सुनते, इसलिए हमें अपनी संपत्ति का एक भाग सरकार को देना पड़ता है, ताकि वो हमसे, मतलब हमारी संपत्ति यूज करके, हमारा पैसा यूज करके हमसे दूसरे लोगों को बचाए, प्रोटेक्शन ऑफ द रेस्ट, द रेस्ट का मतलब बाकी लोगों की सुरक्षा करे, इसके लिए हम पैसा उपलब्ध कराते हैं टैक्स के रूप में। क्या बात है। एंड दिस ही इज इंड्यूस्ड टू डू, और दिस ये काम, ही इज इंड्यूस्ड टू डू मतलब वो करने के लिए बाध्य होता है, बाय द सेम प्रूडेंस which in every other case advises him, यानी by the same prudence माने दूरदर्शिता, बुद्धिमानी, उसी वही बुद्धिमानी उसको बाध्य करती है ऐसा करने के लिए, जो कि in every other case दूसरे सभी मामलों में advises him उसको सलाह देती है, out of two evils दो बुराइयों में से, to choose the least जो सबसे कम बुरा है ना, जो दो बुराई में सबसे कम बुरा है तो हम उसको चुनते हैं ना, कि ये चीज़ कम बुरी है, चलो भैया इसको चुन लेते हैं, तो वही बुद्धिमानी यहाँ भी काम करती है। Wherefore security being the true design and end of government, it unanswerably follows that whatever form thereof appears most likely to ensure it to us with the least expense and greatest benefit is preferable to all others। देखिए तो wherefore इसीलिए सिक्योरिटी बीइंग यानी सुरक्षा है, द ट्रू सच्चा, डिजाइन माने रूप, एंड और एंड माने उद्देश्य, पर्पस, ऑफ गवर्नमेंट सरकार का, यानी हम सरकार क्यों बनाते हैं कि हमको सुरक्षा मिले। इट अनआंसरेबली फॉलोज, तो इसका मतलब परिणाम ये होता है, अनआंसरेबली मतलब और कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, उसका परिणाम ये है, दैट वॉट एवर फॉर्म यानी जो कोई भी रूप, देयर ऑफ माने उसका, किसका, गवर्नमेंट का,
एपियर्स माने लगता है, मोस्ट लाइकली टू एंश्योर इट यानी ज्यादा संभावित कि वो एंश्योर करेगा, पक्का करेगा, इट इसको यानी सुरक्षा को, टू अस हमारे लिए। तो हमें सरकार का जो भी रूप लगता है कि भैया इससे हम सुरक्षित रहेंगे, विद द लीस्ट एक्सपेंस और कम से कम खर्चा आएगा, एंड ग्रेटेस्ट बेनिफिट और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा, इज़ प्रिफरेबल तो हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, टू ऑल अदर्स दूसरे बाकी सभी सरकारों से, है ना। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा थॉमस पेन ने कि भाई हम अगर ज़मीर की बात सुन लेते, कोई किसी का बुरा नहीं करता, तो सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अपने अपने आप को सब कंट्रोल कर लेते तो गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। अब ऐसा तो हम करते नहीं, तो हमको क्या करना पड़ता है, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देना पड़ता है कि लो भैया ये हम इतने दुष्ट हैं कि अपने आप को खुद नहीं संभाल सकते, तो आप हमारे लिए कानून बनाओ, हम उन कानूनों को फॉलो करेंगे और हमारी एक दूसरे से सुरक्षा करो। तो हम ऐसी सरकार को चुनते हैं जो कि कम से कम हमसे पैसा ले और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, ऐसी सरकार को हम सभी चुनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे देखते हैं ना, अब जो कहता है कि हम टैक्स नहीं लेंगे, हम ये सुविधा देंगे, तो हम उसी को वोट देने लगते हैं। तो हमारी इच्छा क्या होती है कि हमसे टैक्स कम से कम ले गवर्नमेंट और हमें सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा दे, तो ऐसी सरकार को हम चुनते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। बड़ा कह रहे थे आप लोग बहुत डिफ़िकल्ट है, कहाँ है डिफ़िकल्ट, देखो हो गया ना आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। In order to gain a clear and just idea of the design and end of government, let us suppose a small number of persons settled in some sequestered part of the earth unconnected with the rest. They will then represent the first peopling of any country or of the world. चलिए एक सेंटेंस पूरा हुआ, इसको देखते हैं। In order to gain a clear and just idea, in order to माने के लिए, gain माने प्राप्त करना, हासिल करना, clear माने स्पष्ट, just माने न्याय संगत, idea माने विचार। तो भाई एक स्पष्ट और न्याय संगत विचार प्राप्त करने के लिए किसका, ऑफ द डिज़ाइन माने रूप का, एंड और उद्देश्य का, ऑफ गवर्नमेंट सरकार का, लेट अस सपोज चलिए हम मान लेते हैं, अ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स यानी थोड़ी सी संख्या में लोग, सेटल्ड माने बस गए, इन सम सीक्वेस्टर्ड पार्ट, सीक्वेस्टर्ड माने शांत, एकाकी, एकांत, पार्ट माने भाग में, ऑफ द अर्थ धरती के, अनकनेक्टेड माने कटे हुए, जो जुड़े हुए नहीं थे, विद द रेस्ट बाकी दुनिया से, एक ऐसी जगह पर बस गए जो बाकी दुनिया से नहीं जुड़ी हुई थी। दे विल देन रिप्रेजेंट, तो फिर वो लोग रिप्रेजेंट करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे, द फर्स्ट पीपलिंग यानी जो पहले इंसान बसे, ऑफ एनी कंट्री किसी भी देश में, और ऑफ द वर्ल्ड संसार में। तो उन्होंने एक ये सपोजिशन होता है ना कि चलिए मान लेते हैं ऐसा हुआ, तो हमने ये माना कि भाई कुछ लोग आए एक ग्रुप में और कहीं एकांत जगह पर धरती के जाकर बस गए, तो ऐसा शुरुआत हुई होगी, इंसानियत की जब शुरुआत हुई होगी तो ऐसे हुई होगी, तो वैसा हम मान लेते हैं। इन दिस स्टेट ऑफ नेचुरल लिबर्टी सोसाइटी विल बी देयर फर्स्ट थॉट। इन दिस स्टेट, इस हालत में, इस दशा में, ऑफ नेचुरल लिबर्टी, नेचुरल माने प्राकृतिक, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस कंडीशन में सोसाइटी विल बी, समाज होगा, देयर फर्स्ट थॉट, उनका पहला विचार। तो सबसे पहले वो क्या बनाने की सोचेंगे कि भाई एक समाज हो, हम सब आपस में मिलकर रहें। 1,000 motives will excite them thereto, 1,000 हजारों, मोटिव्स माने उद्देश्य, भावनाएं, विल एक्साइट माने उनको उत्तेजित करेंगे, प्रेरित करेंगे, देम देयर टू यानी इस बात के लिए कि एक फैमिली बनाई जाए, एक समाज बनाया जाए। द स्ट्रेंथ ऑफ वन मैन इज सो अनइक्वल टू हिज वांट्स। अब द स्ट्रेंथ माने ताकत, ऑफ वन मैन एक इंसान की, इज होती है, सो इतनी, अनइक्वल माने इक्वल माने बराबर, और अनइक्वल गैर बराबर यानी बराबर नहीं होती, टू हिज वांट्स माने उसकी आवश्यकताओं के, तो हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं और हमारे अंदर ताकत उतनी नहीं होती उन आवश्यकताओं को पूरा करने की।
एंड हिज माइंड, और उसका दिमाग सो अनफिटेड, इतना अनफिट है, मतलब इस लायक नहीं है, फॉर परपेचुअल, परपेचुअल माने शाश्वत, हमेशा रहने वाला, सॉलिट्यूड, एकांत। तो हमारा दिमाग इस तरीके का है कि हम लगातार एकांत में अकेले नहीं रह सकते। दैट ही इज सून ऑब्लाइज्ड, कि जल्दी ही वो मजबूर होता है, टू सीक माने तलाश करने के लिए, असिस्टेंस माने सहायता, एंड रिलीफ और राहत, ऑफ एनदर माने दूसरे मनुष्यों की, है ना। तो हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। हु इन टर्न, जो कि बदले में रिक्वायर्स द सेम, रिक्वायर्स माने ज़रूरत होती है, द सेम इसी चीज़ की, यानी उन लोगों को भी हमारी कंपनी की ज़रूरत है, हमें भी उनकी कंपनी की ज़रूरत है, उन्हें भी हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें भी उनकी मदद की ज़रूरत है। तो कोई भी बंदा अपने आप में अकेला नहीं रह सकता और अपने बल पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। 4 और 5 यूनाइटेड, 4 या 5 मिलकर वुड बी एबल, इस काबिल हो जाएंगे, टू रेज माने बना लेंगे, अ टॉलरेबल ड्वेलिंग, ड्वेलिंग माने रहने लायक जगह होती है, और टॉलरेबल माने ठीक ठाक, बर्दाश्त के काबिल। तो एक ठीक ठाक घर बना लेंगे, इन द मिडेस्ट माने बीच में, ऑफ अ विल्डरनेस माने जंगल के, या फिर जो बंजर जगह है वो कह सकते हैं आप। बट लेकिन वन मैन, एक मनुष्य, माइट लेबर आउट, हो सकता है कि वो मेहनत करता रहे, लगा रहे, द कॉमन पीरियड ऑफ लाइफ, यानी जो सामान्य जीवन है उस पूरी जिंदगी में लगा रहे, विदाउट accomplishing anything, बिना कुछ हासिल किए। When he had felled his timber, जब उसने फेल्ड माने काट लिया, his timber लकड़ी, मान लो उसने घर बनाने के लिए पेड़ काट लिए। he could not remove it, अब उसमें इतना दम नहीं है कि भाई उस पेड़ को सरका सके, काट के तो गिरा दिया चलो आरी से या फिर कुल्हाड़ी से, लेकिन उसको हटाए कैसे। नॉर इरेक्ट इट आफ्टर इट वॉज रिमूव्ड, इरेक्ट माने सीधा खड़ा करना, ना फिर वो पेड़ भाई बल्ली लगानी है, उसके ऊपर छत डालनी है या छप्पर खड़ा करना है, तो उस बल्ली को, उस पेड़ को फिर से सीधा खड़ा करना पड़ेगा, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह, तो वो भी वो नहीं कर सकता, है ना, आफ्टर इट वॉज रिमूव्ड, एक जगह से हटाकर। हंगर इन द मीन टाइम, हंगर भूख, इन द मीन टाइम इस बीच, वुड अर्ज हिम, उसको मजबूर करेगी, फ्रॉम हिज वर्क यानी अपने काम से दूर जाने के लिए, एंड एवरी डिफरेंट वॉन्ट कॉल हिम अ डिफरेंट वे, और जो उसकी हर एक अलग अलग ज़रूरत है, वॉन्ट माने ज़रूरत, कॉल हिम उसको पुकारेगी, अ डिफरेंट वे दूसरे रास्ते पर, यानी उसकी ज़रूरतें उसको आवाज़ देंगी, कभी कुछ करने जा रहा है, कभी कुछ करने जा रहा है, तो ऐसा होगा। डिसीज, हो सकता है वो बीमार पड़ जाए, ने इवन मिसफॉर्च्यून, और कोई मुसीबत भी आ सकती है। वुड बी डेथ, वो तो मौत के बराबर होगी। फॉर दो नाइदर बी मॉर्टल, फॉर क्योंकि दो, हालांकि नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं, यानी बीमारी या मुसीबत हो सकता है कि मॉर्टल ना हो, उसको मारे ना, है ना, येट फिर भी, आइदर वुड डिसेबल हिम, इन दोनों में से कोई भी उसको डिसेबल माने अक्षम बना सकती है, फ्रॉम लिविंग, जीने लायक वो ना रहे। कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बंदा जीने के लायक नहीं रहता। एंड रिड्यूस हिम, और उसको रिड्यूस कर दें, मतलब कि इस हालत में पहुंचा दें, टू अ स्टेट इन विच ही माइट रेदर बी सेट टू पेरिश देन टू डाई, यानी ऐसी हालत में वो पहुंच जाए कि भैया वो तो मरे में मर जाए, है ना, कि ख़त्म ही हो जाए मरने से, यानी नॉर्मली जो मर रहा है उससे ये जो ज़िंदगी है ये मौत से भी बदतर है, तो हो सकता है वो ऐसी कंडीशन में चला जाए, है ना। तो ये उसने इस पैराग्राफ में आपको बताई कि शुरुआत कैसी हुई होगी इंसानों की, भाई एक उन्होंने बस्ती बसाई होगी और इस तरीके से कोई बंदा अकेला नहीं रह सकता, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता, तो एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हुई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस नेसेसिटी,
ये ज़रूरत लाइक अ ग्रेविटेटिंग पावर, ग्रेविटेटिंग क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ग्रेविटेटिंग पावर होती है गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल की तरह, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये जो आवश्यकता है उसने एक गुरुत्वाकर्षण बल की तरह वुड सून फॉर्म, यानी जल्दी ही बना दिया होगा आर न्यूली अराइव्ड एमिग्रेंट्स, हमारे जो ये अभी अभी नए आए हुए एमिग्रेंट्स हैं। एमिग्रेंट क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले प्रवासी जो अभी आए हैं, उनको अप्रवासियों को क्या बना दिया होगा, इनटू सोसाइटी, समाज के रूप में ढाल दिया होगा। भाई ज़रूरतें सबकी हैं तो वो उन्होंने एक समाज बना लिया होगा। द रेसिप्रोकल ब्लेसिंग्स ऑफ विच वुड सुपरसीड, काफ़ी लंबा सेंटेंस है, मुझे तो लगता है कि पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सेंटेंस को, फिर निकालते हैं तोड़ तोड़ के इसका मीनिंग। The reciprocal blessings of which would supersede and render the obligations of law and government unnecessary while they remain perfectly just to each other, but as nothing but heaven is impregnable to vice, it will unavoidably happen that in proportion as they surmount the first difficulties of emigration, which bound them together in a common cause, they will begin to relax in their duty and attachment to each other, and this reminiscence will point out the necessity of establishing some form of government to supply the defect of moral virtue। काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया, चलिए तोड़ लेते हैं इसको टुकड़ों में। दस इस प्रकार नेसेसिटी, आवश्यकता ने, लाइक अ ग्रेविटेटिंग पावर, गुरुत्वाकर्षण बल की तरह, ये तो हमारा हो ही गया था यहाँ तक, समाज के रूप में उनको ढाल दिया होगा। द रेसिप्रोकल ब्लेसिंग्स, रेसिप्रोकल होते हैं म्यूचुअल, पारस्परिक, ब्लेसिंग्स वरदान, ऑफ विच जिसके, वुड सुपरसीड, सुपरसीड होता है ऊपर, ज्यादा होना, बढ़ जाना, एंड रेंडर द ऑब्लिगेशंस ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट अननेसेसरी, रेंडर माने दे देना, कर देना, ऑब्लिगेशंस माने मजबूरियां, ऑफ लॉ कानून की, एंड गवर्नमेंट सरकार की, अननेसेसरी अनावश्यक, यानी ऐसी कंडीशन में जब एक दूसरे की हम मदद कर रहे हैं, समाज की फॉर्म में हैं, तो ये जो रेसिप्रोकल ब्लेसिंग्स हैं, यानी पारस्परिक वरदान है, एक दूसरे की मदद, वो गवर्नमेंट को अननेसेसरी बना देते, सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम लोग एक दूसरे की मदद करते रहें, ज़रूरत में एक दूसरे के काम आए, कोई किसी का कुछ बिगाड़े नहीं, नुकसान नहीं करे, तो गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। वाइल दे रिमेन्ड परफेक्टली जस्ट, वाइल जब तक कि दे रिमेन्ड वो रहे, परफेक्टली पूरी तरीके से, जस्ट माने न्याय संगत, टू ईच अदर एक दूसरे के लिए, तो भैया तब तक सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी, जब तक वो एक दूसरे के प्रति न्याय संगत रहे होंगे। बट लेकिन अब होता क्या है, एज नथिंग, कि भैया ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बट माने सिवाय, हेवन स्वर्ग के, सिवाय स्वर्ग के ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई शय नहीं है, इज इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसमें घुसा ना जा सके, और टू वाइस बुराई, तो कोई ऐसी शय नहीं है जिसके अंदर बुराई ना घुस सके। भाई कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर बुराई प्रवेश ना कर सके, सिर्फ स्वर्ग ऐसी चीज है। तो फिर क्या हुआ, विच बाउंड दैम टुगेदर इन कॉमन कॉज, तो वो सभी लोग क्या है, एक सामान्य, कॉज माने वजह, कॉमन सामान्य, बाउंड देम टुगेदर, उन दोनों सभी को साथ में बांध दिया एक सामान्य वजह ने, क्योंकि सभी के अंदर बुराइयां थीं, सभी एक दूसरे की चीज़ हड़पना चाहते थे, नुकसान करना चाहते थे, तो इस वजह ने उन लोगों को बांध दिया। और क्या हुआ, दे विल बिगिन टू रिलैक्स इन देयर ड्यूटी एंड अटैचमेंट टू ईच अदर। अब क्या होने लगा, रिलैक्स माने होता है ढील दे देना, देयर ड्यूटी, अपने काम में, कोई अपना काम नहीं करना चाहता, आपने देखा ही होगा, जिसको जो काम दिया जाता है उसके पैसे भी वो लेता है, लेकिन काम में ढील दे देता है, नहीं करना चाहता, तो ये इंसानी फितरत है। तो उन्होंने ढील दे दी सभी ने अपने काम में, एंड अटैचमेंट, अटैचमेंट माने मोहब्बत, लगाव, टू ईच अदर, एक दूसरे से। भाई आप किसी के काम नहीं आएंगे, किसी का जो आपका करना चाहिए वो नहीं करेंगे, तो सामने वाला एक अटैचमेंट थोड़ी होगा आपके साथ,
तो उनके जो लगाव था वो भी ढीला पड़ने लगा, एक दूसरे से मोहब्बत भी कम होने लगी। एंड दिस रेमिसनेस, तो ये जो कमी है, विल पॉइंट आउट द नेसेसिटी, इसकी वजह से क्या हुआ, आवश्यकता महसूस हुई ऑफ एस्टेब्लिशिंग, माने स्थापित करने की, सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक किसी भी प्रकार की सरकार, टू सप्लाई द डिफेक्ट, जो कि कमी को पूरा कर सके। कमी किसकी, ऑफ मॉरल वर्च्यू, नैतिक गुणों की कमी। तो हमारे अंदर नैतिक गुणों की कमी है, इसीलिए तो सरकार की फिर ज़रूरत पड़ी। तो अभी धीरे धीरे थॉमस पेन इस बात पर आ रहा है कि सरकार आखिर बनी कैसे, क्यों बनी, क्यों ज़रूरत महसूस हुई। तो इस पैराग्राफ में उसने आपको क्लियर किया कि भैया हम काम करना नहीं चाहते और एक दूसरे के काम आना नहीं चाहते, एक दूसरे का माल हड़पना चाहते हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, चोरी डकैती करना चाहते हैं। तो ये हमारी इंसानी फितरत है, इसलिए सरकार की ज़रूरत महसूस हुई। ये सब के अंदर है ना। कुछ लोग डर के नहीं करते, डर जाते हैं, कुछ लोग सरकार के बावजूद नहीं डरते, तो चोर डकैत हमेशा रहते हैं समाज में। तो इनकी वजह से सरकार की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सम कन्वीनियंट ट्री will afford them a state house, legislative building, under the branches of which the whole colony may assemble to deliberate on public matters। तो शुरुआत लेजिस्लेटिव असेंबली की कैसे हुई होगी, यानी जो विधायिका है जहाँ पर बिल पास किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो कैसे बनी होगी। सम कन्वीनियंट ट्री, यानी कोई एक सुविधाजनक पेड़ देखा होगा उन्होंने घनी छाँव का, विल अफोर्ड, जो कि जिसने काम किया होगा, देम उनके लिए, अ स्टेट हाउस, एक स्टेट हाउस का मतलब कि पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग यानी विधायिका की जो इमारत है उसका काम एक पेड़ ने किया होगा, अंडर द ब्रांचेस ऑफ विच, जिसकी शाखाओं के नीचे, द होल कॉलोनी, पूरी कॉलोनी में असेंबल, इकट्ठा हो सके, टू डेलीबरेट यानी बातचीत करने के लिए, ऑन पब्लिक मैटर्स, आम जनता के मामलों पर। इट इज़ मोर देन प्रोबेबल दैट देयर फर्स्ट लॉज विल हैव द टाइटल ओनली ऑफ रेगुलेशंस। तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उनके जो शुरुआती कानून रहे होंगे उनको नाम दिया गया होगा रेगुलेशंस का, यानी नियमों का, केवल नियम बने होंगे, कानून नहीं बने होंगे। एंड बी एनफोर्स्ड बाय नो अदर पेनल्टी, और उनको एनफोर्स माने लागू किया गया होगा, बाय नो अदर पेनल्टी, कोई और जुर्माना न लगाकर, देन पब्लिक डिसएस्टीम, सिवाय जो पब्लिक का यानी आम जनता का, डिसएस्टीम माने बेइज्जती। तो आपने देखा होगा कि जो समाज के नियमों को नहीं मानते हैं उनकी क्या है, बेइज्जती की जाती है, उनके बारे में बुरा भला बोला जाता है कि भाई देखो कैसे लोग हैं, समाज के रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं। तो इसी तरीके से उनको पेनल्टी दी गई होगी, बजाय इसके कि समाज क्या है, कभी आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगाता कि भाई आपने उसका कानून नहीं माना। तो जैसे कि समाज में इंटरकास्ट मैरिज को या इंटर रिलीजन मैरिज को बुरा माना जाता है, तो अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज कर ली तो समाज ये नहीं कहेगा कि 50,000 रुपये आप दो, पेनल्टी नहीं लगाता, सिर्फ आपकी बुराई करता है। तो ऐसा हुआ होगा। तो शुरुआत में सिर्फ ये बुराई हुई होगी। इन दिस फर्स्ट पार्लियामेंट, इस पहली विधायिका में, एवरी मैन, हर व्यक्ति, बाय नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार से, विल हैव अ सीट, उसको एक सीट मिली होगी, यानी सभी का स्थान रहा होगा। बट एज द कॉलोनी इंक्रीजेस, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये कॉलोनी बड़ी हुई होगी, यानी लोगों की संख्या तो बढ़ेगी ही, जनता जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या बड़ी होगी, द पब्लिक कंसर्न्स विल इंक्रीज लाइकवाइज। तो जो पब्लिक कंसर्न्स का मतलब यहाँ सार्वजनिक संस्थान, लोगों के अपने अपने संस्थान होते हैं ना, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी बड़ी होंगी। एंड द डिस्टेंस एट विच द मेंबर्स में बी सेपरेटेड, और वो दूरी जिस पर कि भाई दूर दूर प्रॉपर्टी होगी, किसी का खेत कहीं है, किसी का फार्म कहीं है,
तो वो डिस्टेंस उन लोगों के बीच में बढ़ गई होगी एट विच द मेंबर्स में बी सेपरेटेड विल रेंडर इट टू इनकन्वीनियंट। इससे क्या हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा असुविधाजनक हो गया होगा फॉर ऑल ऑफ देम, उन सभी के लिए, टू मीट, मिलना, ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर, एज एट फर्स्ट, जैसे कि वो पहली बार मिले थे उस तरीके से वो हर अवसर पर बार बार नहीं मिल सकते, सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि दूर दूर उनके रेजिडेंस हैं। When their number was small, तो पहली बार जब वो मिले थे उनकी संख्या कम थी। Their habitations near, habitation का मतलब घर, उनके जो निवास स्थान थे वो पास पास थे। एंड द पब्लिक कंसर्न्स फ्यू एंड ट्रिफलिंग, और उनके जो सार्वजनिक संस्थान थे वो कम थे, थोड़े से थे, और ट्रिफलिंग माने तुच्छ थे, किसी के पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी। दिस विल पॉइंट आउट द कन्वीनियंस, अब जबकि सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी हो गई, अपने अपने घर हो गए, दूर दूर बस गए, तो इससे अब वो इकट्ठा नहीं हो सकते, तो अब क्या सुविधा उनको चाहिए? दिस विल पॉइंट आउट द कन्वीनियंस माने सुविधा, क्या चाहिए? ऑफ देयर कंसेंटिंग, कि वो अपनी सहमति दे सकें, टू लीव, छोड़ने की, द लेजिस्लेटिव पार्ट, यानी ये जो कानून बनाने का काम है, टू बी मैनेज्ड, वो संभाला जाए बाय अ सेलेक्ट नंबर, यानी कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा, चोजन फ्रॉम द होल बॉडी, जो कि पूरे समाज में से चुने जाएं, हु आर सपोज टू हैव द सेम कंसर्न्स, जिनके बारे में माना जाता है कि उनके भी वही कंसर्न्स हैं, उनकी भी वही, कंसर्न माने चिंता भी होती है और कंसर्न माने संस्थान भी होता है, प्रॉपर्टी भी होती है, तो उनके भी वैसे ही संस्थान हैं, वही चिंताएं हैं, वही उद्देश्य हैं, एट स्टेक माने दांव पर लगे हुए, विच, जो के दोज हु हैव अपॉइंटेड देम, यानी जैसे संस्थान उनके हैं जिन्होंने उनको नियुक्त किया है, जिन्होंने उनको चुना है। एंड हु विल एक्ट इन द सेम मैनर, और जो उसी तरीके से काम करेंगे, एज द होल बॉडी वुड एक्ट वर दे प्रेजेंट, जैसा कि पूरा समाज काम करता अगर वो उपस्थित होते, है ना? समझ में आई बात? जैसे कि हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अपने एमएलए चुनते हैं, हमारा एमपी चुनते हैं, तो वो हमारे लिए वही काम करते हैं जो कि हम वहाँ जाकर करते। पार्लियामेंट में अगर हम खुद जाते तो हम जो करते वही काम वो हमारे लिए करते हैं, है ना? हम ऐसा मानते हैं, हालांकि वो करते हैं अपनी मनमानी है, जब उन्हें वोट मांगना होता है तब उनके अलग तरीके का व्यवहार होता है, और बाद में तो वो अपनी मनमानी करते हैं, अपना पेट भरते हैं, हमारी सोचते ही नहीं है कि इनके लिए भी कुछ करें, तो वो बात अलग है। लेकिन हम उनको भेजते इसी उद्देश्य से हैं कि वो हमारे बिहाफ पे काम करेंगे, भाई हमारी भलाई के लिए काम करेंगे। इफ द कॉलोनी कंटिन्यू इंक्रीजिंग, अब मान लीजिए कि ये जो कॉलोनी है, कहाँ गई? ये जो बस्ती है, कंटिन्यू माने जारी रहे, इंक्रीजिंग माने बढ़ना, यानी उसकी जनसंख्या अगर बढ़ती रहे, इट विल बिकम नेसेसरी, तो ये ज़रूरी हो जाएगा, टू ऑगमेंट द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो नुमाइंदे हैं उनकी संख्या बढ़ाना। जैसे आप देखते हैं ना, जो एमएलए हैं या एमपी हैं, उनका नंबर बढ़ता जाता है कि एक स्टेट से इतने जाएंगे, जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, या फिर जनसंख्या की संख्या बढ़ा दी जाती है कि जैसे 40,000 लोग एक को चुन के भेजेंगे, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो 80,000 लोग एक को चुन के भेजेंगे, तो इस तरीके से या तो सीट बढ़ा दी जाती है या फिर लोगों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर बढ़ाना जरूरी हो गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। एंड दैट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द कॉलोनी में बी अटेंडेड टू, और ताकि इंटरेस्ट माने हित, ऑफ एवरी पार्ट हर भाग का, ऑफ द कॉलोनी इस कॉलोनी के, इस बस्ती के, में बी अटेंडेड टू माने ध्यान रखा जा सके, इस कॉलोनी के सभी लोगों का ध्यान रखा जा सके। इट विल बी फाउंड, तो ये पाया गया होगा, बेस्ट सबसे अच्छा, टू डिवाइड के बांट लिया जाए, द होल यानी पूरी बस्ती को, इनटू कन्वीनियंट पार्ट्स यानी सुविधाजनक भागों में। जैसे कि हमने भारत को बहुत सारे राज्यों में बांट रखा है, राज्यों को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में बांट रखा है, जिलों को फिर ब्लॉक्स में बांट रखा है ना? तो इस तरीके से कन्वीनियंट पार्ट्स में बांटना जरूरी हो गया होगा। ईच पार्ट सेंडिंग इट्स प्रॉपर नंबर, और इनमें से प्रत्येक
भाग अपना एक उचित संख्या भेजे नुमाइंदों की, and that the elected might never form to themselves an interest separate from the electors। तो जो इलेक्टेड हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ऐसा ना हो कि माइट नेवर फॉर्म टू देमसेल्व्स, वो अपने लिए निर्धारित ना कर लें एन इंटरेस्ट, एक हित, सेपरेट, जो कि अलग हो, फ्रॉम द इलेक्टर्स, चुनने वालों से, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपने लिए अलग हित निर्धारित ना कर लें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? प्रूडेंस माने बुद्धिमानी, विल पॉइंट आउट, इस बात का इशारा करेगी, द प्रोप्राइटी, कि भैया उचित ये होगा, ऑफ हैविंग इलेक्शंस ऑफन, तो एक बार चुन दिया तो वो पूरी लाइफ लॉन्ग ना बने रहें, बार बार इलेक्शन हो। तभी तो हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होता है। बेटा अगर तुम बदमाशी करोगे 5 साल बाद तो लौट के आओगे ना वोट मांगने, तो इसलिए बार बार इलेक्शन कराया जाए। बिकॉज एज द इलेक्टेड, बिकॉज क्योंकि एज द इलेक्टेड, जो चुने हुए लोग हैं, माइट बाय देयर मीन्स, यानी बाय दैट मीन्स, वो इस तरीके से, बाय दैट मीन्स इस तरीके से रिटर्न वापस आएं, एंड मिक्स अगेन, और फिर से मिलें, विद द जनरल बॉडी, यानी सामान्य जनता से, ऑफ द इलेक्टर्स, चुनने वालों की, इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, है ना, हमारे यहाँ तो कुछ सालों बाद फिर आते हैं, 5 साल बाद लौट के आते हैं कि अब फिर से, देयर फिडेलिटी, उनकी वफादारी, टू द पब्लिक, जनता के प्रति, विल बी सिक्योर्ड, सुरक्षित रहेगी, बाय द प्रूडेंट रिफ्लेक्शन, प्रूडेंट माने बुद्धिमानी से भरा हुआ, रिफ्लेक्शन माने विचार, ऑफ नॉट मेकिंग अ रॉड फॉर देमसेल्व्स, कि वो अपने लिए रॉड ना बना लें। रॉड क्या होता है? डंडा, लठ। तो जो डंडा है वो एक सिंबल होता है, रॉड सिंबल होता है दंड का। तो क्या है कि वो तानाशाह बन जाएंगे अगर हमेशा के लिए, ये जो हमारे एमएलए एमपी हैं, इनको अगर ये भरोसा एक बार चुन लिया और ज़िंदगी भर वो उस पद पर बैठे रहें, तो क्या करेंगे? वो हमारे लिए रॉड बन जाएंगे, मतलब हमारे तानाशाह बन जाएंगे, हम ही पर हुक्म चलाएंगे, हम ही पर, हालांकि वो 5 साल चलाते हैं, लेकिन मालूम है 5 साल बाद तो फिर इलेक्शन होना है, तो इसलिए उतने बड़े वो तानाशाह नहीं बन पाते, उतने जालिम नहीं बन पाते, जितने वो तब बन जाएंगे जब वो हमेशा के लिए एक बार चुन दिए जाएं। तो इसलिए बार बार इलेक्शन ज़रूरी हुआ। अब ये देखो बीच में क्या आ गया, दिख रहा होगा, चलो हट गया। एंड as this frequent interchange will establish a common interest with every part of the community, they will mutually and naturally support each other। अब ये क्या होगा? and as this frequent माने बार बार होने वाला, interchange माने बदलाव, यानी एक बार वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, फिर अगली बार कोई और बनेगा, फिर अगली बार कोई और बनेगा। तो ये बार बार होने वाला बदलाव will establish माने स्थापित करेगा a कॉमन इंटरेस्ट, एक सामान्य हित, विद एवरी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, यानी बस्ती का जो समुदाय है उसके हर भाग का, दे विल म्यूचुअली, वो पारस्परिक रूप से, एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एंड ऑन दिस, और इसी पर, नॉट ऑन द अनमीनिंग नेम ऑफ किंग, ना कि राजा के नाम पर, डिपेंड्स निर्भर करता है, द स्ट्रेंथ ताकत ऑफ गवर्नमेंट सरकार की, एंड द हैप्पीनेस और खुशी ऑफ द गवर्न, यानी जो लोग जिनका के जो गवर्न हो रहे हैं, यानी जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, उनकी खुशी इसी बात पर निर्भर करती है। तो अगर समराइज़ करें इस पैराग्राफ को, तो ये हुआ कि भाई जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई तो सारे लोग कानून बनाने में शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजना शुरू कर दिए। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो नुमाइंदे हैं जाके कहीं तानाशाह न बन जाएं और दुष्ट अत्याचारी न बन जाएं, तो इसलिए बार बार इलेक्शन की ज़रूरत पड़ी, ताकि जो कानून बनाने वाले हैं वो
उन पर निर्भर रहें जो उनको वोट देते हैं, जो उनको इस पद पर बिठाते हैं, जिससे दोनों की खुशी बनी रहे। तो अब देखिए अगला पैराग्राफ क्या कहता है। Here then is the origin and rise of government, namely a mode rendered necessary by the inability of moral virtue to govern the world. तो here then is, तो फिर ये है द origin माने पैदाइश, and rise और मतलब प्रादुर्भाव इसको हिंदी में बोलते हैं, ऑफ गवर्नमेंट सरकार का। तो सरकार कैसे पैदा हुई, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, ये यहाँ बताया गया। नेमली, जिसको कि हम कह सकते हैं अ मोड, एक तरीका, रेंडर्ड नेसेसरी, जिसको कि आवश्यक बनाया गया, बाय द इनेबिलिटी, इनेबिलिटी नाकाबिलियत, असमर्थता, ऑफ मॉरल वर्च्यू, नैतिक गुणों की, टू रूल टू गवर्न द वर्ल्ड, यानी इस संसार पर राज करने के लिए, शासन करने के लिए मॉरल वर्च्यू काफ़ी नहीं था, इनेबल था, वो असमर्थ था, जो हमारे नैतिक गुण हैं वो इस संसार पर राज नहीं कर पाए, इसलिए सरकार की ज़रूरत हुई। हियर टू इज़ द डिज़ाइन एंड एंड ऑफ गवर्नमेंट, और ये यहाँ पर डिज़ाइन है, रूप है, प्रारूप है, और एंड माने उद्देश्य है, ऑफ गवर्नमेंट सरकार का, विज जो कि नेमली दैट इज़ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। दो चीज़ें हैं, एक तो स्वतंत्रता और दूसरी सुरक्षा। तो सभी की स्वतंत्रता बनी रहे और सिक्योरिटी, सुरक्षा बनी रहे। एंड हाउएवर आर आइज मे बी डेजल्ड, हाउएवर माने चाहे कितनी भी, आर आइज हमारी आंखें, मे बी डेजल्ड माने चुंधिया जाएं, बाय शो माने दिखावे से, और आर ईयर्स और या फिर हमारे कान, डिसीव्ड धोखा खा जाएं, बाय साउंड आवाज़ों से, हाउएवर चाहे कितना भी, प्रेजुडिस माने पूर्वाग्रह, में वार्प, वार्प माने डिविएट होना होता है, विचलन, डिविएशन होता है ना, विचलन, तो चाहे कितनी भी विचलित हो जाएं, आर विल्स हमारी इच्छा शक्ति, और इंटरेस्ट या फिर जो हमारे हित हैं, डार्किन माने अंधेरा कर दें, काले कर दें, आर अंडरस्टैंडिंग हमारी समझदारी पर पर्दा डाल दें। जब हमारे हित होते हैं ना तो हमारी सारी समझदारी पर पर्दा पड़ जाता है। द सिंपल वॉइस ऑफ नेचर, तो जो सरल आवाज़ है प्रकृति की, एंड रीज़न और तर्क शक्ति की, विल से वो अपने आप को बोलेगी, इट इज़ राइट कि यही सही है, यानी जो सच्चाई है वो तो अपने आप को साबित करके रहेगी, चाहे हम कितने भी प्रेजुडिस्ड हों, चाहे हम कितने भी अपने इंटरेस्ट को, मतलब अपने हितों को ध्यान में रखें, मतलबी बन जाएं, लेकिन जो सच है वो अपने आप को स्थापित करके रहेगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। I draw my idea of the form of government from a principle in nature, यानी मैंने, आई ड्रॉ माने मैंने लिया है, अब माई आइडिया अपना विचार, ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के रूप का, फ्रॉम अ प्रिंसिपल एक सिद्धांत से, इन नेचर प्रकृति के, विच जो कि नो आर्ट कैन ओवरटर्न कोई कला जिसको नहीं बदल सकती, विज वो क्या है, दैट द मोर सिंपल एनीथिंग इज कि जितनी ज़्यादा सरल कोई चीज़ होगी, द लेस लायबल इट इज़ टू बी डिसऑर्डर्ड, तो उसके ख़राब होने के चांसेस, संभावनाएं उतनी ही कम होंगी, है ना। एंड द ईजियर रिपेयर्ड, और आसानी से वो रिपेयर हो जाएगी, ये उसको सुधारना भी आसान होता है, व्हेन डिसऑर्डर्ड अगर वो ख़राब हो भी जाए। पहले तो जो सरल मशीनें होती हैं वो आसानी से ख़राब नहीं होती, ख़राब भी हो जाए तो जल्दी उनको ठीक करना भी आसान होता है। जटिल मशीनों को सही करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको तो भाई उसी के इंजीनियर के पास ले जाना पड़ता है। एंड विद दिस मैक्सिम इन व्यू, और इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए, आई ऑफर अ फ्यू रिमार्क्स, मैं कुछ टिप्पणियाँ कर रहा हूँ, ऑन द सो मच बोस्टेड यानी जिसके बारे में बड़ी शेखी बघारी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन पर, इंग्लैंड के संविधान पर, जिसके बारे में बड़ी शेखी मारते हैं लोग, मैं उस पर कुछ टिप्पणियाँ करता हूँ। दैट इट वॉज नोबल फॉर द डार्क एंड स्लेविश टाइम्स इन विच इट वॉज इरेक्टेड इज ग्रांटेड, दैट के इट वॉज नोबल ये अच्छा था,
बढ़िया था फॉर द डार्क एंड स्लेविश टाइम्स। वो जो पुराना ज़माना था, गुलामी, हालांकि अंग्रेज़ों ने तो कम ही गुलामी की है, अंग्रेज़ों ने दूसरों को ज़्यादा गुलाम बनाया है। तो उस वक्त का पुराने ज़माने के हिसाब से ये सही था। इन विच इट वॉज इरेक्टेड, जिसमें कि ये इसको बनाया गया था संविधान को, इज़ ग्रांटेड, ये मानने लायक बात है। When the world was overrun with tyranny, when जब the world ये संसार was overrun माने कुचला जा रहा था, with tyranny तानाशाही के द्वारा, the least remove therefrom was a glorious rescue, the least यानी थोड़ा सा भी remove जो अलग हो, therefrom उससे, तानाशाही से, was a glorious rescue तो वो एक बहुत ग्लोरियस माने वैभवशाली, बहुत बड़ा, शानदार, रेस्क्यू मतलब बचा लेना, बचाव था। तो जैसा भी संविधान बन गया उन कंडीशंस में, वो उस टिरैनी से बचने के लिए, तानाशाही से बचने के लिए, जो कि कुचल दे रही थी लोगों को, उसके लिए सही था। बट दैट इट इज़ इम्परफेक्ट, लेकिन ये जो संविधान है अपूर्ण है। सब्जेक्ट टू कन्वल्शंस, कन्वल्शन क्या होता है, ऐंठन हो जाती है मांसपेशियों में, इंसान के में ऐंठन हो जाती है, तो इसमें भी कुछ ऐंठन है, कुछ सिकुड़ाव है। एंड इनकैपेबल, और ये जो इंग्लैंड का संविधान है वो इनकैपेबल माने असमर्थ है, ऑफ प्रोड्यूसिंग माने देने में, वॉट इट सीम्स टू प्रोमिस, जो कि लगता है, जिसका वो प्रोमिस माने वादा करता है, सीम्स माने लगता है कि वो वादा कर रहा है, वो उसको देने में ये असमर्थ है। इज इजीली डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये बात आसानी से डिमॉन्स्ट्रेट होती है, यानी दिखाई देती है। तो ये इस पैराग्राफ में वो कह रहा है कि भैया मैं इंग्लैंड के संविधान पर कुछ टिप्पणियां करूंगा, हालांकि उस जमाने में जब ये बना था उस हिसाब से ये सही है, लेकिन अभी क्या है, ये मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये इम्परफेक्ट है, इसमें कुछ कमियां हैं, और जो चीज़ ये देने का वादा करता है वो ये नहीं दे पा रहा है लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th क्या कहता है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट्स। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट्स कौन सी होती हैं, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तानाशाही सरकारें। दो द डिसग्रेस ऑफ ह्यूमन नेचर, हालांकि ये इंसान की प्रवृत्ति के लिए एक कलंक है, जो तानाशाही सरकार है मनुष्यों के लिए बड़ा कलंक है, जैसे हिटलर की तानाशाही थी, मुसोलिनी की इटली में तानाशाही थी। हैव दिस एडवांटेज विद देम, लेकिन ये जो सरकारें होती हैं, तानाशाही सरकारें, उनमें एक ये फ़ायदा होता है दैट दे आर सिंपल, कि वो सरल होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। भाई एक राजा है, वो भाई हमारा भाग्य अच्छा हुआ तो अच्छा हो सकता है बहुत दयालु हो, और हमारा भाग्य खराब हुआ तो हो सकता है तो वो तानाशाह हो, दुष्ट हो, हिटलर हो, मुसोलिनी हो। तो इस प्रकार की सरकार में एक फ़ायदा ये कि वो सिंपल होती हैं। इफ़ द पीपल सफ़र, अगर लोग ऐसी सरकार में कष्ट उठाते हैं, दे नो, तो उनको पता होता है, द हेड माने वैसे सिर होता है, मुखिया होता है, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं स्रोत, या वो जगह है, फ्रॉम विच, जिससे कि देयर सफरिंग, उनका कष्ट, स्प्रिंग्स माने निकल रहा है, आ रहा है, उन्हें जो कष्ट मिल रहा है उसका स्रोत क्या है, ये उनको पता होता है कि भाई फलां राजा है। नो लाइकवाइज द रेमेडी, उनको इसी प्रकार उसका इलाज भी पता होता है, रेमेडी माने इलाज होता है। जैसे कि इन लोगों ने चार्ल्स फर्स्ट का किया था, उसको फांसी दे दी थी ओलिवर क्रोमवेल की अध्यक्षता में। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को इन लोगों ने फांसी दे दी थी, क्योंकि भाई उनको बड़ा कष्ट दे रहा था जनता को, तो उसका इलाज भी मालूम है। एंड आर नॉट बीविल्डर्ड, बीविल्डर्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, हिंदी में बोला जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। तो वो क्या है, आर नॉट बीविल्डर्ड माने परेशान नहीं होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं, बाय अ वेराइटी ऑफ कॉजेज एंड क्योर्स, यानी वेराइटी माने विविधता, कॉजेज माने कारणों की, क्योर्स माने इलाजों की। अब भैया जैसे हम देखें कि हमारे जो लोकतंत्र है हमारे यहाँ, अब कहाँ कमी है, कभी हम कहते हैं जो हमारी
कानून बनाने वाली पार्लियामेंट में कमी है, हमारे सारे नुमाइंदे वो सब भ्रष्ट हैं। फिर हम कहते हैं ना साहब जुडिशियरी में कमी है, न्याय कभी नहीं मिलता, एक एक मुकदमा 10-10 साल 20-20 साल चलता रहता है। और ये फिर हम कहते हैं ना साहब ये जो अफसर हैं, डीएम हैं और ये सारे लोग होते हैं, ये बहुत अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इस टाइप की है। तो हमको समझ में नहीं आता कि आखिर क्योर क्या है, कॉज क्या है और क्योर क्या है। तो कमी हमारे यहाँ कहाँ है और उसका इलाज क्या है। लेकिन जहाँ सिर्फ एक राजा है तो वहाँ मालूम है कि भाई वो राजा है वो ख़राब है, इसकी वजह से हमें कष्ट हो रहा है। यहाँ तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे क्योर्स हैं, तो हम क्या है, बीविल्डर्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड का संविधान इज सो एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा जटिल है दैट द नेशन में सफ़र फॉर ईयर्स, कि हमारा देश यानी कि इंग्लैंड, हमारा नहीं, हमारा तो भारत है, कि जो नेशन है, देश है इंग्लैंड, में सफ़र फॉर ईयर्स, सालों तक कष्ट उठा सकता है टुगेदर विदाउट बीइंग एबल टू डिस्कवर इन विच पार्ट द फॉल्ट लाइज, बिना ये पता चले, डिस्कवर माने पता चलना, कि भैया फॉल्ट किस पार्ट में है ना। हमारी गाड़ी खराब हो गई, कार, और हमें पता ही नहीं कि किस पार्ट में फॉल्ट है। तो इंग्लैंड का संविधान ऐसा है कि बहुत सालों तक कष्ट उठाते रहें और कमी ना पता चले। सम विल से इन वन, कुछ कहेंगे कि भैया इस पार्ट में कमी है, सम इन अनदर, कुछ कहेंगे दूसरे पार्ट में कमी है। एंड एवरी पॉलिटिकल फिजिशियन, और प्रत्येक राजनीतिक चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर, विल एडवाइज, सलाह देगा, अ डिफरेंट मेडिसिन, अलग अलग तरीके की मेडिसिन, यानी आप अलग अलग डॉक्टरों पे जाओ, वो अलग अलग दवाइयाँ बताते हैं, कोई इस कंपनी की बताएगा, कोई उस कंपनी की बताएगा, अपने अपने तरीके से टेस्ट कराएंगे, भैया ब्लड टेस्ट कराओ, और जाने कौन से टेस्ट सारे लिख देते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी राजनीतिक फिजिशियन हैं वो अलग अलग इलाज बताएंगे, काय का, इंग्लैंड के संविधान का, कि भैया ये सुधार किया जाए, वो सुधार किया जाए। तो ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबा तो पड़ रहा है थोड़ा, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ना। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट, अच्छा ये तो हो ही गया। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, मुझे पता है कि ये कठिन है, टू गेट ओवर लोकल और लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजुडिसेस। टू गेट ओवर माने होता है निजात पाना, जीत पाना, लोकल होता है स्थानीय, लॉन्ग स्टैंडिंग माने जो बहुत समय से बने हुए हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं पूर्वाग्रह, तो उनसे निजात पाना बड़ा मुश्किल है। येट, फिर भी, इफ़ वी विल सफ़र, सफ़र का मतलब यहाँ है परमिट, अलाउ, अगर हम इजाज़त दें, आर सेल्व्स, अपने आप को, टू एग्जामिन, निरीक्षण करने की, द कंपोनेंट पार्ट्स, यानी जो बनाने वाले अंग हैं, ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड के संविधान के, उनका अगर हम निरीक्षण करें तो क्या होगा, वी शैल फाइंड दैम, तो हम उनको पाएंगे, टू बी, के वो हैं, द बेस रिमेन्स, बेस माने निम्न कोटि के, रिमेन्स माने अवशेष, बची हुई चीज़ें, ऑफ टू एंशियंट टायरेनीज, दो प्राचीन तानाशाहियों की, कंपाउंडेड, जो के जिनको के मिला दिया गया है ना, जिनका मिश्रण करा दिया गया है, विद सम न्यू रिपब्लिकन मटेरियल्स, कुछ नए जनतांत्रिक तत्वों से, है ना, पुरानी दो तानाशाही जिनमें के नए जनतांत्रिक तत्व जोड़ दिए गए हैं, उन सब का एक मिला जुला रूप है इंग्लैंड का संविधान। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस का मिला जुला रूप है, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, मैंने अभी बहुत ध्यान से पढ़ाया है आपको। चलिए आगे देखते हैं तो क्या क्या बताया उसने। देखिए फर्स्ट, पहला, द रिमेन्स ऑफ मोनार्किकल टायरेनी, तो पहला क्या है, बहुत ध्यान से इनको रट लीजिएगा, ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। पहला क्या है, द रिमेन्स माने अवशेष, ऑफ मोनार्किकल, मोनार्किकल वही एक राजा जो होता है मोनार्क, टायरेनी यानी राजशाही, तानाशाही, इन द पर्सन ऑफ अ किंग, एक राजा के रूप में, एक राजा के व्यक्तित्व में, तो वहाँ राजा अभी भी है,
है ना। पुराने ज़माने में वो तानाशाह हो सकता था, उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी, जैसे कि चार्ल्स फर्स्ट के पास थी और वो तानाशाह बन गया था, हालांकि उसको फांसी दे दी गई थी। लेकिन जो राजशाही है वो अभी भी है। तो उसके अब क्या है, रिमेन्स हैं, अवशेष हैं। अब क्या है दूसरा, देखिए सेकेंडली दूसरा है द रिमेन्स ऑफ अरिस्टोक्रेटिकल ट्रेनी इन द पर्सन्स ऑफ द पीयर्स। द रिमेन्स फिर वही के अवशेष हैं ऑफ अरिस्टोक्रेटिकल। अरिस्टोक्रेट सी मतलब जो सामंतशाही होती है, राजा अकेला तो पूरे देश पर राज कर नहीं सकता, तो वो क्या है सामंतों को नियुक्त करता था, दरबारी होते थे उसके, तो उसके भी अवशेष हैं अभी तक। एस्ट्रोक्रेटिकल टिरेनी वो तानाशाही भी है इन द पर्सन्स ऑफ द पीयर्स, पीयर्स के फॉर्म में। तो जो इनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, उसमें क्या है वो यही लॉर्ड्स, बैरन्स, ये सब होते हैं, नोबल्स, अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, तो वो भी अभी तक बना हुआ है। थर्डली तीसरा क्या है, द न्यू रिपब्लिकन मेटेरियल्स, नया जनतांत्रिक तत्व। यानी अब क्या है, वहाँ पर भी हमारी तरह सरकार चुनी जाती है, जैसे इंडिया में हम वोट डाल के सरकार चुनते हैं, तो उनके यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर होता है, वोट डाले जाते हैं, सब कुछ वैसे ही है नॉर्मल जैसे डेमोक्रेसी में होता है। तो ये नया तत्व है इन द पर्सन्स ऑफ द कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के दो भाग हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो ऊपरी सदन है उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हमारे यहाँ राज्यसभा है, और जो निचला सदन है उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है और हमारे यहाँ लोकसभा है। तो ये नया तत्व है, द न्यू रिपब्लिकन मेटेरियल्स इन द पर्सन्स ऑफ द कॉमन्स ऑन हुज वर्च्यू, जिनके गुणों पर डिपेंड्स माने निर्भर है, द फ्रीडम ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की स्वतंत्रता। चलिए क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा और क्या क्लियर होएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 18वां, द फर्स्ट टू बी बाय बीइंग हेरेडिटरी। जो पहले दो हैं तो मैंने आपको बताया ही, जो राजशाही है और सामंतशाही है वो हेरेडिटरी माने जो आनुवंशिक होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, हमें पिछली पीढ़ियों से मिला है, तो वो तो आनुवंशिक है। आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पीपल, तो ये तो लोगों से इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। वेयर फोर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, वेयर फोर इसलिए, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस यानी एक संवैधानिक अर्थ में, दे कंट्रीब्यूट नथिंग, वो कोई योगदान नहीं देते, टुवर्ड्स द फ्रीडम ऑफ द स्टेट, देश की या राज्य की स्वतंत्रता में, आज़ादी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन मतलब कि योगदान नहीं है। फिर देखिए 19वां क्या कह रहा है, टू से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड इज अ यूनियन ऑफ 3 पावर्स। टू से ये कहना कि इंग्लैंड का जो संविधान है 3 शक्तियों का यूनियन है, मिला जुला रूप है, रेसिप्रोकली माने कि म्यूचुअली, पारस्परिक रूप से, चेकिंग माने जो नियंत्रण कर रहे हैं, ईच अदर एक दूसरे पर, इज फार्सिकल ऐसा कहना भी हास्यास्पद है। Either the words have no meaning, या तो इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है, और they are flat contradictions, या फिर वो सीधे सपाट विरोधाभासी शब्द हैं। यानी ये तर्क दिया जाता है कि भैया राजशाही क्या है, वो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उस पर नियंत्रण रखे हुए। अच्छा, एक बड़ा अच्छा नाटक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, द एप्पल कार्ट, मैंने शायद अपलोड नहीं किया उसको, लेकिन करूँगी ये अपलोड, बहुत अच्छा नाटक है। उसमें यही संघर्ष दिखाया गया है, राजशाही और जनतंत्र का, डेमोक्रेसी और मोनार्की का। तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक दूसरे पर नियंत्रण रखे हुए हैं, लेकिन ये टॉमस पेन का मानना है कि ऐसा कहना फार्सिकल है, हास्यास्पद है। अब वो क्या कह रहा है, टू से ये कहना दैट द कॉमन्स, के जो आम लोग हैं यानी जो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इज अ चेक, वो नियंत्रण है, अपॉन द किंग, राजा के ऊपर, प्रीसपोजेस 2 थिंग्स, इससे 2 चीज़ें इसमें समाहित हैं। यानी अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हम ये 2 बातें मान रहे हैं। क्या 2 बातें? फर्स्ट, पहली, दैट द किंग इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, कि भैया राजा का भरोसा नहीं किया जा सकता, विदाउट बीइंग लुक्ड आफ्टर, बिना उस पर नजर रखे हुए,
और इन अदर वर्ड्स, या फिर दूसरे शब्दों में, दैट अ थर्स्ट फॉर एब्सोल्यूट पावर, के भैया एक प्यास है एब्सोल्यूट पावर की, यानी एक ऐसी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित सत्ता की एक प्यास है, इज द नेचुरल डिसीज, ये एक स्वाभाविक बीमारी है ऑफ मोनार्की, राजतंत्र की। सेकेंडली, दूसरी बात क्या है, ये भी सवाल जरूर आएगा आपके एग्जाम में कि वो दो कौन सी चीजें हैं, है ना। तो सेकेंडली देखिए, दूसरी बात क्या है, दैट द कॉमन्स, के जो आम लोग हैं या आम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, बाय बीइंग अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, फॉर दैट पर्पज, इस उद्देश्य से, यानी राजा के ऊपर नजर रखने के उद्देश्य से, आर, वो हैं, आइदर, या तो वाइजर, ज्यादा बुद्धिमान, राजा से ज्यादा बुद्धिमान, और या फिर मोर वर्दी ऑफ कॉन्फिडेंस, वर्दी माने लायक, और कॉन्फिडेंस माने विश्वास के, ज्यादा विश्वास के लायक हैं, देन द क्राउन, यानी राजा से, क्राउन यहाँ स्टैंड्स फॉर द किंग, तो राजा से ज्यादा विश्वास के लायक हैं और राजा से ज्यादा बुद्धिमान हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि राजा के पे नजर रखने के लिए नुमाइंदे अपने भेज रहे हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बट, लेकिन, एज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, कि वही संविधान, विच गिव्स, जो देता है, द कॉमन्स, यानी जनता के नुमाइंदों को, जनता के प्रतिनिधियों को, अ पावर, एक ताकत, टू चेक द किंग, राजा पर नियंत्रण रखने की, बाय विद होल्डिंग द सप्लाईज, विद होल्डिंग माने रोक कर, सप्लाईज आपूर्ति, यानी राजा के तानाशाह बनने के जो सोर्सेज हैं उन पर रोक लगाकर, गिव्स, वही संविधान देता है, गिव्स माने देता है, कौन देता है, वही संविधान देता है, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, द किंग, राजा को भी, अ पावर, एक ताकत, टू चेक द कॉमन्स, यानी जनता के प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखने की, बाय एम्पावरिंग हिम, उसको ताकत देकर, टू रिजेक्ट माने अस्वीकार करने की, देयर अदर बिल्स, उनके दूसरे कानूनों को, जो विधेयक आते हैं उनको राजा रिजेक्ट कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति के पास पावर है, लेकिन अगर दोबारा से पारित होके जाता है संसद से वो विधेयक, तो फिर हमारे राष्ट्रपति को सिग्नेचर उस पर करने होते हैं। It again supposes that the king is wiser than those whom it has already supposed to be wiser than him. क्या मजाक है भाई, देखो, it again supposes, इसका मतलब फिर हुआ कि ये माना जाता है that the king is wiser, कि राजा ज्यादा बुद्धिमान है, than those, उन लोगों से, whom it has already supposed, जिनको कि इसने पहले ही माना हुआ है, टू बी वाइजर दैन हिम, उनसे ज्यादा बुद्धिमान। अरे भैया, जब तुमने नुमाइंदे भेजे हैं जनता के राजा के ऊपर नियंत्रण रखने को, ये सोच के कि राजा उतना बुद्धिमान नहीं है, और फिर राजा को ये ताकत दे दी कि वो भी उनके बिल रिजेक्ट कर सकता है, तो ये क्या है, अ मियर एब्सर्डिटी, ये तो भैया बिल्कुल तर्कहीनता है। एब्सर्डिटी क्या होती है, जहां कोई लॉजिक ना हो, बुद्धि नाम की, अक्ल नाम की चीज ना हो, बेअकली की बात हो गई भैया ये तो। चलिए, मजेदार है वैसे, कुछ भी कहो। आगे बढ़ते हैं। देयर इज समथिंग एक्सीडिंगली रिडिकुलस इन द कंपोजिशन ऑफ मोनार्की। देयर इज समथिंग यानी कुछ चीज है, एक्सीडिंगली बहुत ज्यादा, रिडिकुलस माने हास्यास्पद, इन द कंपोजिशन माने बनावट में, ऑफ मोनार्की माने राजतंत्र की। इट फर्स्ट एक्सक्लूड्स, पहले तो ये एक्सक्लूड माने अलग कर देता है, जो राजशाही है अलग कर देता है, अ मैन, एक बंदे को, मनुष्य को, फ्रॉम द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स माने जो संसाधन है, इंफॉर्मेशन माने सूचना के, तो सारी भाई जनता के बीच जाओगे तभी तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उन सारे संसाधनों से अलग कर देता है, जनता से अलग कर देता है। येट, फिर भी, एम्पावर्स हिम, उसको ताकत देता है, टू एक्ट, काम करने की, इन केसेस, ऐसे मामलों में, वेयर, जहां पर, द हाईएस्ट जजमेंट, सबसे ज्यादा बुद्धि की, जजमेंट क्या होता है, विवेक, डिस्क्रिशन की,
इज रिक्वायर्ड, आवश्यकता होती है। द स्टेट ऑफ अ किंग, राजा की जो स्थिति होती है, शट्स हिम, वो उसको बंद कर देती है फ्रॉम द वर्ल्ड, बाहरी संसार से। राजा भाई सुरक्षा उसकी बहुत ज़रूरी होती है, तो अपने महल में बंद रहता है, तो भैया सारी दुनिया से कट जाता है वो, तो ऐसा हो जाता है। येट फिर भी द बिजनेस, जो काम है, ऑफ अ किंग, राजा का, रिक्वायर्स हिम, उसके लिए ज़रूरी बना देता है टू नो, जानना, इट, इसको, किसको, संसार को, थॉरोली, पूरी तरीके से। भैया जिस देश के ऊपर तुम्हें राज करना है उसके बारे में पूरी जानकारी तो हो, उस राज्य के बारे में, और उस देश से आप कट के रहोगे, आप अपने महल में बंद रहोगे, तो सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। वेयरफॉर, इस प्रकार द डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग अंग, बाय अननेचुरली यानी अस्वाभाविक तरीके से, अपोजिंग माने विरोध करके, एंड डिस्ट्रॉइंग और विनाश करके, ईच अदर एक दूसरे का, प्रूव साबित करते हैं, द होल कैरेक्टर पूरे चरित्र को, टू बी एब्सर्ड अतार्किक, एंड यूजलेस और बेकार। तो ये उसने तानाशाही का एक दुर्गुण बताया कि राजा देश से कट जाता है, अलग रहता है, और जबकि देश चलाने के लिए राजा को पूरे देश की जानकारी होनी चाहिए। तो ये थोड़ी एब्सर्डिटी है किसमें, मोनार्की में। फिर देखते हैं 25वां पॉइंट क्या है। ये सही है, इसने पॉइंट्स बना दिए हैं, हमारे लिए भी आसान हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, सम राइटर्स हैव एक्सप्लेन्ड द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन दस, कुछ लेखकों ने व्याख्या की है इंग्लैंड के संविधान की इस प्रकार। द किंग, वो कहते हैं, वो कहते हैं कि राजा इज वन, एक है, द पीपल एनदर, और जो लोग हैं वो दूसरा, यानी एक भाग राजा है और दूसरा भाग है लोग, जनता। द पीयर्स आर अ हाउस ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, द पीयर्स यानी जो ऊपरी सदन है, जिसमें कि पीयर्स होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो जो लॉर्ड्स हैं उसके ऊपरी सदन के जो सदस्य हैं, आर अ हाउस, तो वो एक सदन है, इन बिहाफ ऑफ द किंग, वैसे ऑन बिहाफ ऑफ होता है, तो राजा के बिहाफ पर, यानी वो लोग राजा के बिहाफ पर काम करते हैं। द कॉमन्स, और जो कॉमन्स हैं यानी निचले सदन के जो सदस्य हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, इन बिहाफ ऑफ द पीपल, वो लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं, लोगों की तरफ से। बट दिस हैथ ऑल द डिस्टिंक्शंस ऑफ अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, लेकिन ये जो भेद है, ये तो भाई जो हाउस है खुद में ही बट गया। एंड दो द एक्सप्रेशंस बी प्लीजेंटली अरेंज्ड, और हालांकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो अभिव्यक्तियां हैं, बड़े खुशनुमा तरीके से इनको व्यवस्थित किया गया है, कहा गया है, येट फिर भी व्हेन एग्जामिन्ड, जब हम इनको ध्यान से देखते हैं, दे एपियर, तो वो हमको लगते हैं आइडल, बेकार, एंड एम्बिग्यूअस, और अर्थहीन। एम्बिग्यूअस ऐसा होता है जिसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, जिसका अर्थ क्लियर नहीं होता, वो एम्बिग्यूअस होता है। एंड इट विल ऑलवेज हैपन दैट द नाइसेस्ट कंस्ट्रक्शन, और ये हमेशा होता है कि जो सबसे अच्छी बनावट है, दैट वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ, जो कि शब्दों के द्वारा गढ़ी जा सकती है, शब्द जो सबसे अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, व्हेन अप्लाइड, जब उसको लागू किया जाता है, टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के वर्णन के लिए, विच एदर कैन नॉट एग्जिस्ट, जो या तो अस्तित्व में नहीं है, और इज़ टू इनकॉम्प्रिहेंसिबल, या फिर टू माने ज़रूरत से ज़्यादा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल ना समझने योग्य है, कॉम्प्रिहेंड माने समझना, कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा जा सके, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल माने जिसको ना समझा जा सके। टू बी विद इन द कंपास ऑफ डिस्क्रिप्शन, इतना ज़्यादा कि वो डिस्क्रिप्शन करना उसका मुश्किल है। कंपास माने परिधि होती है, डिस्क्रिप्शन की परिधि यानी सीमा के अंदर नहीं आता, वर्णन की सीमा के अंदर नहीं आता। विल बी वर्ड्स ऑफ साउंड ओनली, तो ऐसे जो शब्द हैं केवल आवाज़ करेंगे। एंड दो दे मे एम्यूज द ईयर, और हालांकि वो कान को खुश कर सकते हैं, दे कैन नॉट इन्फॉर्म द माइंड,
वो दिमाग को कोई सूचना नहीं दे सकते। फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये जो व्याख्या है इंक्लूड्स प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें जो पिछला वाला सवाल है वो शामिल है। और वो सवाल क्या है? विज हाउ केम द किंग या बाय द पावर, यानी राजा को वो ताकत कैसे मिली विच द पीपल आर एफ्रेड टू ट्रस्ट, जिससे कि लोग विश्वास करने से डरते हैं। एंड ऑलवेज ऑब्लाइज टू चेक, और हमेशा उनको मजबूर होना पड़ता है। टू चेक माने नियंत्रित करने के लिए, यानी राजा के पास वो ताकत आई कहाँ जिससे लोग डर रहे हैं और लोग मजबूर हो रहे हैं उस ताकत पर नियंत्रण करने के लिए। सच अ पावर कुड नॉट बी द गिफ्ट ऑफ अ वाइज पीपल, ऐसी ताकत बुद्धिमान लोगों की, बुद्धिमान देश का, पीपल माने लोग भी होता है, पीपल माने देश भी होता है, तो अवाइज पीपल आया यानी एक बुद्धिमान देश का उपहार नहीं हो सकती। नेदर, और ना ही, कैन एनी पावर विच नीड्स चेकिंग, एक ऐसी पावर, ऐसी ताकत जिसको कि नियंत्रण की आवश्यकता हो, बी फ्रॉम गॉड, ना ही ऐसी ताकत भगवान के द्वारा दी जा सकती है। येट द प्रोविजन विच द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स सपोजेस सच अ पावर टू एग्जिस्ट, येट फिर भी द प्रोविजन व्यवस्था विच द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स, जो हमारा संविधान देता है, सपोजेस ये मान के चलती है, सच अ पावर टू एग्जिस्ट, कि ऐसी शक्ति अस्तित्व में है। यानी इस पूरे पैराग्राफ में थॉमस पेन ने क्या कहा कि भैया लोग संविधान की व्याख्या करते हैं, बहुत सारे लोग व्याख्या करते हैं इंग्लैंड के संविधान की, लेकिन वो सब क्या करते हैं? जलेबियां छानते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े शब्दों में उसकी महानता को स्थापित करते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि भैया जब ये संविधान इतना अच्छा है तो ये बताओ कि एक तो राजा के पास ये ताकत आई कहाँ से जो कि नियंत्रण की उसको ज़रूरत है, और अगर ये लोगों ने दी है, लोगों ने खुद दी है, तो फिर भाई वो लोग बुद्धिमान नहीं कहला सकते। और ऐसी कोई पावर जिसको कि नियंत्रण की आवश्यकता हो, ऐसी ताकत भगवान भी नहीं दे सकता। लेकिन हमारा संविधान यानी इंग्लैंड का संविधान ये कहता है कि ऐसी ताकत है, अस्तित्व में है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 26वां पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 26। चलिए, बट द प्रोविजन इज अनइक्वल टू द टास्क, लेकिन प्रोविजन ये जो व्यवस्था है इज अनइक्वल यानी बराबर नहीं है, टू द टास्क इस कार्य के। द मीन्स यानी संसाधन, आइदर कैन नॉट और विल नॉट एकम्प्लिश द एंड, यानी या तो कर नहीं सकते या नहीं करेंगे। एकम्प्लिश माने पूरा करना, द एंड माने उद्देश्य को, पर्पज को। एंड द होल अफेयर, और ये जो पूरा मामला है, इज अ फेलोडिसे, मतलब कि सुसाइड है। ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है, ये तो एक आत्मघात की तरह है, खुदकुशी की तरह है। फॉर, क्योंकि एज द ग्रेटर वेट, यानी जो ज़्यादा भारी वजन होगा, विल ऑलवेज कैरी अप द लेस, वो कैरी अप यानी ऊपर उठा देगा द लेस, कम वाले वजन को। जब तराजू में हम एक तरफ 5 किलो का वाट रख दें, दूसरी तरफ 2 किलो का वाट हो, तो जो 2 किलो का वाट है उस साइड की तराजू ऊपर चली जाएगी ना, उस साइड का पलड़ा हल्का होगा तो ऊपर चला जाएगा, और जो 5 किलो का वाट जिधर रखा है वो भारी है तो नीचे चला जाएगा। तो यही इसका मतलब हुआ। फॉर एज द ग्रेटर वेट विल ऑलवेज कैरी अप द लेस, तो जो भारी वजन है वो कम वजन को ऊपर उठा देगा। एंड एज ऑल द व्हील्स, और जैसा कि सारे पहिए ऑफ अ मशीन, एक मशीन के, आर पुट इन मोशन, उनको चलाया जाता है बाय वन, एक के द्वारा, है ना। जैसे 3 व्हीलर होता है तो उसमें आगे वाला पहिया चल रहा है तो पीछे वाले पहिए उसके पीछे पीछे ही तो चलेंगे, जिधर वो आगे वाला पहिया जाएगा उधर ही तो बाकी के पीछे पहिए जाएंगे। तो क्या ये मतलब हुआ कि ऑल द व्हील्स ऑफ अ मशीन आर पुट इन मोशन बाय वन, एक पहिए के द्वारा सारे पहिए चलाए जाते हैं। तो इट ओनली रिमेन्स टू नो, यानी ये जानना केवल हमारे लिए रह जाता है, विच पावर, कि कौन सी ताकत इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की, हैज द मोस्ट वेट,
सबसे ज्यादा वजन वाली है। फॉर दैट विल गवर्न, क्योंकि वही राज करेगी। जिसके पास ज्यादा वेट है, जिसके पास ज्यादा ताकत है, वही तो राज करेगा। एंड दो, और हालांकि द अदर्स, जो दूसरी ताकतें हैं, यानी संविधान के जो दूसरे अंग हैं, जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं ना, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो इनमें से ज़्यादा पावर किसके पास है? जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है, जो कार्यपालिका है यानी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनको इम्प्लीमेंट करती है, और जो जुडिशियरी है वो उनके आधार पर न्याय करती है। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा ताकतवर है, ये बस जानना ज़रूरी है, क्योंकि वही रूल करेगा। जैसे खैर मैं अभी ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं दे रही, आगे बढ़ते हैं। एंड दो द अदर्स, और हालांकि जो दूसरे भाग हैं, और पार्ट ऑफ देम, या उनमें से कोई दूसरा भाग, मे क्लॉग, वो अटका सकता है, यानी रोड़े खड़े कर सकता है। और एज द फ्रेज इज, और जैसा कि कहा जाता है, अभिव्यक्ति है, क्या है? चेक द रैपिडिटी, चेक माने रोकेगा, द रैपिडिटी माने तीव्रता को, ऑफ इट्स मोशन, इसकी गति की, यानी उसकी स्पीड को कंट्रोल कर देगा दूसरा भाग। एक अंग अगर ज़्यादा तेज चलेगा तो दूसरा भाग उसमें अटकाव, रोड़े अटकाएगा उसके रास्ते में। येट सो लॉन्ग एज दे कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन जहाँ तक है वो उसको रोक नहीं सकते। देयर एंडेवर्स विल बी इनइफेक्चुअल, तो उनके जो प्रयास हैं, एंडेवर्स माने प्रयास, विल बी होंगे, इनइफेक्चुअल माने निष्प्रभावी, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोक तो सकेंगे नहीं उसको, है ना, जब वो तानाशाही करने पे आएगी। तो उनके प्रभाव, उनके जो प्रयास हैं, कोशिशें हैं, वो निष्प्रभावी होंगे, कोई असर नहीं होगा उनका। द फर्स्ट मूविंग पावर, तो जो पहले बढ़ती हुई ताकत है, विल एट लास्ट हैव इट्स वे, अंततः वो अपना रास्ता अख्तियार कर लेगी, अपनी मनमानी करेगी। एंड वॉट इट वॉन्ट्स इन स्पीड इज सप्लाइड बाय टाइम, एंड वॉट इट वॉन्ट्स यानी जो उसकी कमियां हैं या जो उसको चाहिए, इन स्पीड एंड अपनी गति बढ़ाने के लिए, इज सप्लाइड, वो उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बाय टाइम माने समय के साथ। समझ में आ गया कि बस ये जो अंग हैं सरकार के, उनमें से ये देखना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा ताकतवर है, और वो जो ताकतवर होता है वो अपने लिए रास्ता बना ही लेता है, बाकी अंग उसके रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे। बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या बोल दूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे पाकिस्तान में आर्मी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। हमारे देश में आर्मी बहुत पावरफुल है, लेकिन कभी वो उस तरीके से रूल नहीं कर सकती, सरकार के काम में वो रोड़ा नहीं अटकाती, उसे कोई मतलब नहीं होता सरकार से। तो हमारे यहाँ जो शासन है वो जनता का ही शासन है, हमारे जो नुमाइंदे होते हैं वही शासन करते हैं। हमारे यहाँ जुडिशियरी भी उतनी पावरफुल नहीं हो पाती, हालांकि बैलेंस बना हुआ है, कभी कभी जुडिशियरी ऐसा दे देती है निर्णय जो कि मानना पड़ता है हमारी विधायिका को, लेकिन मेनली जो हमारे यहाँ पावर है वो लोगों के हाथ में है, डेमोक्रेसी है भारत में, सारी जो ताकत है वो जनता के हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27th वाला पॉइंट देखते हैं। दैट द क्राउन इज दिस ओवर बियरिंग पार्ट, यानी जो क्राउन है, जो राजा है इंग्लैंड का, दिस ओवर बियरिंग यानी ज़्यादा ताकत वाला भाग है इन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड के संविधान में, नीड्स नॉट, ज़रूरत नहीं है, बी मेंशन, बताने की, ये उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ जो ये ताकतवर पार्ट है मशीन का वो राजा है। एंड दैट इट डेराइव्स इट्स होल कंसिक्वेंस, और ये डेराइव्स माने प्राप्त करता है, इसका होल पूरा कंसिक्वेंस परिणाम, यानी ये जो इसकी ताकत है वो किससे आती है? मियरली, केवल, फ्रॉम बीइंग, होने से, द गिवर, देने वाला, ऑफ प्लेसेस, स्थान यानी नियुक्तियां करने वाला, पेंशंस देने वाला, एंड पेंशंस, इज सेल्फ एविडेंट, ये बात एकदम अपने आप स्पष्ट है कि इसकी ताकत कहाँ से आती है। वेयरफॉर, इस प्रकार, दो, हालांकि, वी हैव बीन वाइज एनफ, हम लोग काफ़ी बुद्धिमान रहे हैं,
टू शट एंड लॉक अ डोर, कि हमने बंद कर दिया है और ताला लगा दिया है एक दरवाजे पर, अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी जो मोनार्की है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, यानी अनियंत्रित राजशाही नहीं हो सकती, उस दरवाजे पर हमने ताला लगा दिया है। लेकिन वी एट द सेम टाइम, हमने साथ ही क्या किया है, हैव बीन फुलिश एनफ, हम काफ़ी बेवकूफ़ रहे हैं, टू पुट द क्राउन इन पोजेशन ऑफ द की, ताला लगा के चाबी हमने किसके हाथ में दे दी है, खुद राजा के ही हाथ में दे दी है ना। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। फिर देखिए, द प्रेजुडिस ऑफ Englishmen in favor of their own government by king, lords and commons arises as much or more from national pride than reason. द प्रेजुडिस माने जो पूर्वाग्रह है, ऑफ इंग्लिशमैन माने अंग्रेज़ों का, इन फेवर ऑफ पक्ष में, ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट अपनी सरकार के, बाय किंग राजा के द्वारा, लॉर्ड्स जो लॉर्ड्स होते हैं, एंड कॉमन्स, एराइजेस इसका प्रादुर्भाव होता है, यानी ये जो प्रेजुडिस है ये पैदा होता है, एज मच और मोर, यानी ज़्यादातर, फ्रॉम नेशनल प्राइड राष्ट्रीय घमंड से, गर्व से, देन बजाय रीज़न तर्क के, तो बजाय बुद्धि विवेक के, तर्क के, हम लोगों ने जो ये व्यवस्था बनाई है सरकार की, वो अपने राष्ट्रीय घमंड से बनाई है, साहब हम बहुत महान हैं। Individuals are undoubtedly safer in England than in some other countries. व्यक्ति अनडाउटेडली माने निश्चय ही, निस्संदेह, सेफर माने ज़्यादा सुरक्षित हैं, इन इंग्लैंड इंग्लैंड में, देन बजाय, इन सम अदर कंट्रीज़ दूसरे कुछ देशों के, है ना। तो फिर बट लेकिन द विल ऑफ द किंग, जो राजा की इच्छा है, इज़ वो है, एज मच द लॉ ऑफ द लैंड, यानी देश का कानून, इन ब्रिटेन ब्रिटेन में, एज इन फ्रांस जितना कि फ्रांस में, विद दिस डिफरेंस इस अंतर के साथ, दैट के इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग डायरेक्टली फ्रॉम हिज माउथ, इंस्टेड ऑफ के बजाय, प्रोसीडिंग माने आने के, डायरेक्टली सीधा, फ्रॉम हिज माउथ उसके मुंह से, तो डायरेक्टली राजा के मुंह से, राजा के होठों से निकलने के बजाय, इट इज हैंडेड टू द पीपल, उसको दे दिया गया है, हाथ में दे दिया गया है लोगों के, अंडर द मोर फॉर्मिडेबल शेप ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ज़्यादा, अंडर द मोर यानी और ज़्यादा, फॉर्मिडेबल माने भयानक, शेप माने रूप, ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी जो पार्लियामेंट है उसके एक्ट के रूप में, उसके कानून के रूप में, तो उसको और ज़्यादा भयानक रूप दे दिया गया है कि भैया अब तो ये पार्लियामेंट ने एक्ट पारित किया है, एक्ट पास किया है, तो ये लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो अब इसका रूप और ज़्यादा भयानक दे दिया गया है। फॉर द फेट ऑफ चार्ल्स द फर्स्ट, इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई ही थी, है ना, 1649 में इसको फांसी दे दी गई थी। तो उसका जो भाग्य हुआ था, है ना, उसका जो हाल हुआ था, चार्ल्स द फर्स्ट हैथ ओनली मेड किंग्स मोर सटल, उससे क्या है, राजा लोग ज़्यादा चालाक हो गए हैं, नॉट मोर जस्ट, ज़्यादा न्याय संगत नहीं हुए, न्यायप्रिय नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि राजाओं के मन में आ गया हो कि साहब जनता के साथ बहुत न्याय संगत तरीके से पेश किया जाए, अब वो चालाक हो गए, सूक्ष्म हो गए, बहुत बारीकी से काम लेते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि जनता विद्रोह कर बैठे और उठा के हमें फांसी लगा दे। तो अब वो क्या कहेंगे, कोई कानून अगर ऐसा है जो जनता के लिए कष्टकारक है तो वो क्या कहेंगे, पार्लियामेंट ने पास किया, भाई तुम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्होंने ही तो ये एक्ट बनाया है, इसमें हमारी क्या गलती। तो राजा लोग ज़्यादा सटल हो गए हैं, अब ये कहना है थॉमस पेन का। आगे देखते हैं क्या कहता है, बातें बड़ी ज़बरदस्त कही हैं, कुछ भी कहो।
फिर देखिए, वेयर फोर लेइंग असाइड ऑल नेशनल प्राइड एंड प्रेजुडिस इन फेवर ऑफ मोड्स एंड फॉर्म्स, द प्लेन ट्रूथ इज दैट इट इज होली ओइंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल एंड नॉट to the constitution of the government that the crown is not as oppressive in England as in Turkey. Wherefore, इसलिए laying aside, एक तरफ को रखकर, all national pride and prejudice, जो हमारा पूरा राष्ट्रीय गर्व है और जो हमारे प्रेजुडिस हैं, पूर्वाग्रह हैं, इन फेवर ऑफ मोड्स एंड फॉर्म्स, इन फेवर ऑफ माने पक्ष में, मोड्स माने तौर तरीके, एंड फॉर्म्स जो रूप हैं, उनके पक्ष में जो हमारे प्राइड एंड प्रेजुडिस हैं उनको एक तरफ रख के, द प्लेन ट्रूथ इज दैट, यानी सीधा साधा सच ये है, दैट इट इज होली, कि ये पूरी तरीके से है, ओइंग टू यानी की वजह से, किसकी वजह से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल, लोगों की, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है बनावट, तो जो लोग हैं इंग्लैंड के, उनकी वजह से, वो इस तरीके से बने हुए हैं उनकी वजह से, एंड नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार की बनावट की वजह से नहीं, जो संविधान है या सरकार है उसकी वजह से नहीं, दैट द क्राउन इज नॉट एज ऑप्रेसिव इन इंग्लैंड, कि जो राजा है उतना अत्याचारी नहीं हो पाया है इंग्लैंड में एज इन टर्की, जितना कि तुर्की में है। भाई अपने विचार हैं इस, ये तुर्की में तो खैर कौन देखेगा इस वीडियो को लेकिन तुर्की वाले अगर पढ़ें तो बुरा ना माने, ये टॉमस पेन के विचार हैं। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, पॉइंट है 30वां पॉइंट, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, 1.5 घंटे हो गए भाई। An inquiry into the constitutional errors in the English form of government is at this time highly necessary, for as we are never in a proper condition of doing justice to others while we continue under the influence of some leading partiality, so neither are we capable of doing it to ourselves while we remain fettered by any obstinate prejudice. तो क्या मतलब हुआ, सेंटेंस थोड़ा लंबा है। एन इंक्वायरी माने एक निरीक्षण, इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल एरर्स यानी संवैधानिक कमियों की में, संवैधानिक कमियों का एक निरीक्षण, इन द इंग्लिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अंग्रेज यानी इंग्लैंड की जो सरकार है, सरकार का, इंग्लैंड की सरकार का जो रूप है, इज़ एट दिस टाइम, इस वक्त, हाईली नेसेसरी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, फॉर क्योंकि एज वी आर नेवर इन अ प्रॉपर कंडीशन, हम कभी भी उचित दशा में नहीं होंगे, ऑफ डूइंग जस्टिस टू अदर्स, दूसरों के साथ न्याय करने में, वाइल जबकि वी कंटिन्यू, हम खुद ही रहते रहेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस प्रभाव में, ऑफ सम लीडिंग पार्शियलिटी, लीडिंग माने मुख्य, पार्शियलिटी माने भेदभाव, किसी भेदभाव के प्रभाव में हम खुद ही बने रहेंगे। सो नेदर आर वी कैपेबल, और ना ही हम सक्षम होंगे, ऑफ डूइंग इट, इसको करने में, क्या करने में, न्याय करने में, ना तो हम दूसरों के साथ न्याय कर पाएंगे ना अपने साथ न्याय कर पाएंगे, डूइंग इट टू आवरसेल्व्स, वाइल जबकि वी रिमेन, हम बने रहेंगे, फेटर्ड माने जंजीरों में जकड़े हुए, बाय एनी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, हटी, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, तो ये जो ज़बरदस्त पूर्वाग्रह है, जब तक हम इसकी जंजीरों में जकड़े रहेंगे कि ना साहब इंग्लैंड का संविधान बहुत अच्छा है, इंग्लैंड की सरकार बहुत अच्छी है, तो ये प्रेजुडिस जब तक हम अपने दिमाग में पाले रहेंगे, तब तक ना खुद के साथ न्याय कर पाएंगे ना दूसरों के साथ न्याय कर पाएंगे। एंड और एज अ मैन, एक इंसान, एक मर्द, यहाँ मैन का मतलब इंसान नहीं मर्द है, हु इज़ अटैच्ड जो कि जुड़ा हुआ हो, टू अ प्रोस्टिट्यूट एक ऐसी स्त्री से जो कि अपना शरीर बेचती है, ऐसा मर्द इज़ अनफिटेड वो नालायक है, यानी अनफिट है किसके काम के लिए, टू चूज चुनने के लिए, और जज अ वाइफ या फिर
पत्नी उसकी अगर पहले से ही है तो उसको जज करने के लिए कि तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, वो अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता अगर खुद ही प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाता है। इसी प्रकार एनी पोजेशन, पोजेशन नहीं प्री पोजेशन माने पहले वही प्रेजुडिस, पहले से सोच कर रखना, पहले से मान लेना, इन फेवर ऑफ यानी पक्ष में। तो हम अगर पहले से सोच के बैठे हैं पक्ष में, किसके पक्ष में? और रॉटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सड़ा हुआ संविधान ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का, विल डिसेबल अस, वो हमको अक्षम बना देगा फ्रॉम डिसर्निंग अ गुड वन, एक अच्छे संविधान को पहचानने में, है ना। जब तक हम ये मान के चलेंगे कि हमारा संविधान ही सबसे अच्छा है, तब तक हम एक अच्छे संविधान को पहचानने में अक्षम रहेंगे। दूसरा कोई हमें अच्छा लगेगा ही नहीं, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसा ही कहते हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हालांकि हमारी तो वाकई है, लेकिन दूसरे लोगों के हिसाब से तो हम प्रेजुडिस्ड ही होंगे ना। अगर हम सिर्फ ये मानते हैं कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, जो हिंदू धर्म, यही सबसे अच्छा है, जो कि हमको लगता भी है, तो दूसरे लोगों के लिए क्योंकि उनमें अपनी अच्छाइयाँ हैं उनके हिसाब से, तो उनके लिए तो हम प्रेजुडिस्ड ही रहे। तो अब ये तो अपनी ही बता रहा है कि हम अगर इसी तरीके से अटैच्ड रहेंगे तो अच्छा धर्म या अच्छा संविधान क्या होता है वो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। भाई इतना बड़ा हो गया, यहाँ बंद किया जाए क्या? ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। चलिए देखते हैं, ये भी चैप्टर छोटा तो नहीं है, ऑफ मोनार्की एंड हेरिडिटरी सक्सेशन। देखो भाई, इंटरेस्टिंग तो ये बहुत है, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब भी बहुत थकान हो गई है, तो मैं इसका एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी। सेकंड चैप्टर भी काफ़ी लंबा है, तो 1.5 घंटे से कम का वीडियो उसका भी नहीं होगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।